नमस्कार, आपके साथ में हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसी भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्य। अपने राज्य में अंजीर की बागबानी बहुत से किसान करने लगे हैं और जो किसान भाई अंजीर की खेती करना चाहते हैं तो वे किस प्रकार से करें अंजीर की खेती, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया गांव शेखपुरा, जिला करौली के कृषि पर्यवेक्षक मुकेश जाटव से। तो उन्होंने अंजीर की बागबानी पर किसानों को क्या कुछ सलाह दी, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आपको आज फिग मतलब जो कि अंजीर होता है, लोकल भाषा में अपन अंजीर कहते हैं, इसके बारे में अपन जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे मेन जरूरी है कि फिग अंजीर क्यों काम में ली जाती है। आजकल अंजीर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आजकल महिलाओं के, पुरुषों के आयरन की कमी आती है, लोह तत्व की कमी आ जाती है, खून की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये है अंजीर, इससे आपको खून की कमी नहीं आएगी। तो हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हार्ट डिजीज जो कि दिल की बीमारियां होती है उनके लिए भी अंजीर बहुत फायदेमंद है। कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है अंजीर को। अंजीर जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी पौष्टिक फल माना जाता है, इसे किसान भाई बेकार, बंजर, अनुपजाऊ भूमियों में उगाकर अच्छी आय कमा सकते हैं। परंतु इसकी बागवानी से पूर्व जरूरत है इसकी उन्नत किस्मों के चुनाव की, जो इस प्रकार हैं। भाइयों, इसकी एक महत्वपूर्ण वैरायटी है, अगर लगाना चाहते हैं तो अपने भारत में सबसे प्रचलित है पूना नाम की वैरायटी। पूना सबसे अपने के यहाँ पे एक ही वैरायटी प्रचलित है जो कि पूना होती है। बहुत अच्छी वैरायटी है जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। भारतीय अंजीर की उन्नत किस्में हैं पूना, इंडियन रॉक, एलिफेंट ईयर, कृष्णा, वीपिंग फिग, सफेद फिग इत्यादि, जिन्हें किसान लगाकर अधिक फलोत्पादन ले सकते हैं। अंजीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कहीं भी कोई सी भी ज़मीन में आसानी से उगाया जा सकता है। जो भी अपनी साल्ट से प्रॉब्लम्स सॉइल्स होती हैं उनमें भी इसको उगाया जा सकता है। क्षारीय अम्लीय जो भी मिट्टी होती है उसमें भी इसको आसानी से बोया जा सकता है। जो भी अपनी खराब ज़मीन पड़ी होती है उसमें आसानी से इसको उगाया जा सकता है। अंजीर के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट सब ट्रॉपिकल जो भी कंडीशन होती है कि अपन को सूर्य साफ चाहिए और इसको 35 से लेकर 45 टेम्परेचर में भी आसानी से इसको उगाया जा सकता है। फलों के नए बाग लगाने के सही तरीकों की जानकारी किसानों को होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसकी बागवानी से अच्छी गुणवत्ता की भरपूर फलोत्पादन ले पाएंगे। तो अंजीर लगाने की सही विधि के बारे में जानते हैं। भाइयों, अगर आप इसी समय इसको लगाना चाहते हैं तो अभी से इसकी खेती की तैयारी चालू कर दें। 5 मीटर टू 5 मीटर पर खड्डे 70 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर का गोलाई में खड्डा खोदें, उसको धूप में पड़े रहने दें और जब भी 10-15 दिन धूप में पड़े रहने के बाद में उसमें गोबर की खाद और दीमक की दवाई क्यूनोल फोर्स 1.5% का पाउडर आता है, उसको आप उसमें डाल के और आराम से भर के और इसकी पौधे की रुपाई कर सकते हैं। अक्सर किसान फलों की नर्सरी पौधों को खरीदते समय ठगी के शिकार हो जाते हैं। इसका पता तब चलता है जब पौधों पर फल आने लगता है। इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, आइए इस बारे में भी जानते हैं। पौधा कहाँ से लेना है? पौधा आपको कहीं भी जो रजिस्टर्ड फर्म है या फिर कोई विश्वसनीय आपकी जो भी दुकान है या कोई नर्सरी है या कोई सरकारी कोई भी अपने विभाग हैं, उनसे आप इसका पौधा प्राप्त कर सकते हैं। अपन देखेंगे कि इसको किस तरह से बुआई करनी है, मतलब पौधरोपण करनी है। तो इसके लिए अपन को पौधे से पौधे की दूरी 5 मीटर टू 5 मीटर होनी चाहिए, जिससे आसानी से फल फूल सके, बीच में कोई नहीं आए। 1 हेक्टर में मतलब 4 बीघे पक्के में इसकी आराम से 400 पौधे बो सकते हैं। गर्मियों में पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। आप 15 से 20 दिन में ड्रिप इरिगेशन से इसको आराम से ग्रो कर रख सकते हैं। इसको उगाने के बाद में ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है क्योंकि कोई जानवर इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। आराम से इसको ड्रिप करके और उगाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका पौधा तैयार हो जाता है 2 साल में।
2 साल में इसका फल देना चालू कर देता है, लेकिन अपन को 3 साल से इसका फल की शुरुआत लेनी पड़ती है। 3 साल में इसका पर पेड़ 3 किलो उपज देता है। उसके अलावा सही उपज इसकी 8 साल के बाद में आती है, जो कि 18 केजी पर पेड़ के हिसाब से इसको मिल जाती है। इसके अलावा इसकी लाइफ है 50 साल तक इसके आराम से फल अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो बेचने के लिए इसके लिए सबसे पहले अपन को इसको रॉ मटेरियल भी बाजार में बेच सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग भी करके और बाजार में मार्केटिंग का अपना लेवल लगा के इसको आसानी से बेच सकते हैं। इसकी कॉस्टली भी बेचने में आराम से अपन को ज़्यादा फायदा होता है। 300 से 400 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में बेच सकते हैं। इसके अलावा 5 साल तक इसमें इंटरक्रॉपिंग भी अपन कोई भी फसल आराम से ले सकते हैं, जैसे कि मिर्ची है, बैंगन है, भिंडी है और जो भी कुछ क्रॉप्स हैं, वो जो छोटी क्रॉप्स हैं पेड़ से ऊपर नहीं जाएं, उनको आराम से इसमें इंटरक्रॉपिंग बीच बीच में बो के और दूसरे फसल का भी लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे हिसाब से अपने राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी फसल है अंजीर। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश का अधिकांश भाग शुष्क है और ऐसी स्थिति में किसानों के सामने फसलों में सफेद लट का प्रकोप मुख्य रूप से देखने में आता है, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कीट के नियंत्रण के लिए कौन कौन से जरूरी उपाय अपनाएं। आइए जानते हैं उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर हनुमान सिंह से। अपने प्रदेश के अंदर उगाने वाली खरीफ की फसलें जैसे कि बाजरा, मूंगफली, जिसमें सफ़ेद लट का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि अपने प्रदेश की जो मिट्टी है वो एक बालुई मिट्टी है और बालुई मिट्टी के कारण इस एरिया में सफ़ेद लट की जो कार्यशीलता है वो सबसे ज़्यादा रहती है और ये सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। देश के अनेक भागों में सफ़ेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रदेश के सीकर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर तथा सवाई माधोपुर आदि जिलों में ये समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। यह पाया गया है कि सफेद लट से प्रभावित 1 हेक्टेयर क्षेत्र में इनकी संख्या लगभग 30 से 40 हजार हो सकती है तथा इनसे फसलों के 30 से 70% तक पौधे प्रभावित होते हैं। सफेद लट की अनेक प्रजातियों में से होलोट्राइकिया कॉन्सेगिनिया हमारे राज्य में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान मूंगफली और बाजरा में पहुंचाया जाता है। इसका जो लार्वा होता है वो सी के आकार का होता है, जिसको अपन सफेद लट बोलते हैं। तो यह जो सी आकार का गर्भ होता है, यह क्या करता है कि जो अपने फसल जैसे मूंगफली है, बाजरा है, जो इसकी कोमल जड़ें होती है उनको ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये जड़ों को काटते रहते हैं। जड़ों को काटने के कारण पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे का जो पोषक तत्वों की जो सप्लाई होती है वो नहीं हो पाती है, प्रॉपर पानी नहीं जाता है, जिसके कारण जो पौधे की जो पत्तियां होती है वो पीली हो जाती है। अगर अपन उस पौधे को उखाड़ते हैं तो ये जड़ें कटे होने के कारण वो आसानी से भी उखड़ जाते हैं, पौधे की पत्तियां भी पीली हो जाती है और अपने को आर्थिक हानि सबसे ज़्यादा होती है। बारिश से पूर्व या बाद में मानसून से पहले अगर बारिश हो जाए या मानसून के टाइम पे बहुत अच्छी बारिश हो जाए, जो पहली बारिश आती है उस टाइम पे इसके जो प्रोड होते हैं ये ज़मीन से निकलकर और खेजड़ियों के ऊपर जो इसके वृक्ष है परपोसी, उनके ऊपर आगे बैठ जाते हैं। इनके परपोसी वृक्षों में जैसे कि नीम, गुल्लर, सेंजना, अमरूद, बेर ये आदि इनके ऊपर बैठ जाते हैं और वहाँ पे ये लगभग जो गोधूली वेला का जो टाइम होता है उस टाइम पे ये आके बैठते हैं और रात भर उन्हीं वृक्षों की पत्तियों को खाते हैं, जिसके कारण जो वृक्षों की जो पत्तियाँ नष्ट हो जाती है और अपने को आर्थिक हानि वृक्षों की भी पहुँचती है।
सफेद लट के ये भृंग कभी कभी तो इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि केवल पत्तियों की मोटी नसें ही शेष बचती हैं। ये प्रौढ़ भृंग कीट नीम तथा खिजड़ी की पत्तियों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान में इस कीट के भृंग की यह क्रिया मई से जुलाई तक चलती है और इसी समय इनमें मैथुन क्रिया होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए अपने को क्या करना चाहिए कि जैसे ही मानसून की वर्षा आती है और ये सफ़ेद लटें जो इनका जो प्रौढ़ है ये वृक्षों के ऊपर बैठते हैं, तो अपने को उनके ऊपर पहले 20 मीटर का एक एरिया लेना चाहिए स्क्वायर मीटर का, कि उसके अंदर अपन जो पर्पोसिव वृक्ष है उनके ऊपर अपन स्प्रे कर दें, ताकि ये अगर मानसून होते ही उन वृक्षों के ऊपर अगर बैठते हैं तो उसकी पत्तियां खाएंगे तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। या पहले से अपन उन्हीं पौधों के ऊपर स्प्रे कर दें ताकि वो वहाँ पे बैठे उसकी पत्तियां खाए और तुरंत नष्ट हो जाए। तो अपन उन पौधों के ऊपर स्प्रे करने के लिए इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 2 से 3 ml प्रति लीटर से अपन स्प्रे कर सकते हैं। या बाद में अपन मोनोक्रोटोफॉस उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्विनोलफॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि ये पर्पोसिव वृक्षों के ऊपर पत्तियां खाते ही सफेद लट है वो नष्ट हो जाए। यदि खेतों में पेड़ों की संख्या अधिक हो तो वर्षा के पूर्व उनको ऊपर से नीचे की ओर अच्छी छटाई करनी चाहिए। केवल 1-2 पेड़ छोड़ दें जिससे उस पर भारी संख्या में प्रौढ़ पहुँचे और कीट नियंत्रण आसानी से किया जा सके। इस कीट के प्रौढ़ भृंग प्रकाश पर अधिक आकर्षित होते हैं, अतः रात में इन पोषक पेड़ों के पास प्रकाश प्रपंच लगाना चाहिए। रात 7 बजे से 10 बजे तक प्रकाश करने से प्रौढ़ों के प्रकाश प्रपंच में फंसने की अधिक संभावना रहती है, बाद में उन्हें नष्ट कर दे। तो इसकी रोकथाम के लिए अपन अपने जो तरीके है वो अपन अपना सकते हैं, जैसे कि बीज उपचार। सफेद लट से बीज उपचार के लिए अपन इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL से अपन 3 ml प्रति किलो बीज से कर सकते हैं। अगर खड़ी फसल में अगर सफेद लट की समस्या आती है तो अपन इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 600 से 750 ml प्रति हेक्टेयर से अपन स्प्रे कर सकते हैं। अतः इस कीट के कारगर नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि इस हेतु सामूहिक प्रयास किया जाए तथा कीट की क्रमिक अवस्था के अनुसार समन्वित कीट नियंत्रण विधियां अपनाकर फसलों को होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। धान अधिक पानी वाली फसल है, लेकिन वर्षा की अनियमितता के चलते किसान SRI विधि, जिसे किसान श्री तकनीक के नाम से भी जानते हैं, इस विधि से धान की खेती करके कम पानी में भी अधिक उपज ले सकते हैं। इस तकनीक में 10 से 12 दिन में पौध तैयार हो जाती है और इस विधि से खेती करने पर अधिक जल की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आप इस तकनीक को अपनाकर धान की खेती करना चाहते हैं तो आइए इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RP चौधरी से। श्री पद्धत धान उत्पादन करने की बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन वो प्रचलित नहीं थी। आज के समय में काफ़ी प्रचलित है और ये जो है खासकर जो मार्जिनल किसान है, सीमांत किसान है, जिसके पास भूमि जोत बहुत कम है, ऐसे किसान के लिए बहुत ही उपयोगी है। श्री पद्धति धान उत्पादन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मृदा उत्पादकता, श्रम शक्ति दक्षता और जो है जल उपयोग दक्षता को एक साथ बढ़ाकर जो है पैदावार ली जाती है। ये बहुत बेहतरीन जो है पद्धति है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री पद्धति, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। इसकी जो है नर्सरी प्रबंधन कैसे करें, इस पर हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं धान की उन्नत प्रजातियों के बारे में। तो आप इस समय धान की कम अवधि वाली प्रजातियां गोविंद, साकेत 4, नरेंद्र धान 1, नरेंद्र धान 118, NTR 97, बासमती धान 1509 इत्यादि का चयन करें, जो 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है
और इनकी औसत उपज 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो नर्सरी प्रबंधन के लिए जो बीज दर है श्री पद्धति में केवल 6 किलो बीज लगता है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए। ऐसे में हम बीज का उपचार भी करेंगे। ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करते हैं। इसके बाद जो नर्सरी हम डालते हैं मात्र 1000 वर्ग फीट एरिया में जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की जो रोपाई के लिए पर्याप्त स्थान होता है। और इसको जो है हम 25 गुणे 4 फीट का जो है क्यारी बनाते हैं। इस प्रकार से 10 क्यारियाँ बनती हैं। तो क्यारी जो बनाया जाता है इसमें जो उसकी नर्सरी की जो पद्धति है, सबसे पहले जो है जो क्यारी हम बनाते हैं 5 से 6 इंच उठी हुई होती है और इसमें जो है 1 इंच पहला जो परत होता है सड़ी हुई गोबर की खाद होती है। फिर जो है दूसरी जो परत होती है 1.5 इंची की, वो जो है उस खेत की मिट्टी होती है। फिर तीसरी परत जो है 1 इंच सड़ी हुई गोबर की खाद होती है और पुनः जो चौथी परत होती है उस खेत की 2 से 2.5 इंच की मोटी परत होती है। इस प्रकार से चारों परत को मिलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। इसके बाद उपचारित बीज को जो है बराबर रूप से 600 ग्राम प्रति वेट के हिसाब से समान रूप से बिखेर करके उसको जो है गोबर की सड़ी हुई खाद से ढक देते हैं। इस प्रकार से हम फुहारे द्वारा पानी की सिंचाई करते रहते हैं और हम देखते हैं कि 10 से 12 दिन में आपका पौध तैयार हो जाता है। और पौध तैयार होने के बाद फिर हम मुख्य रूप से जो हमारा धान का खेत है उसमें हम रोपाई करते हैं। और इसमें एक बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। हम इसमें जो धान का पौध है उसको हम उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि खुरपी या खुरपा से उसको जो है नीचे से ही मिट्टी सहित उखाड़ लेते हैं और उसको जो है आधे घंटे के अंदर हमको लगाना भी रहता है, क्योंकि पौध बड़ा नाजुक होता है। 10 से 12 दिन के पौध को हम लगाते हैं। रोपाई करने की जो तकनीक है, हम पहले जो है अपने मिट्टी को, अपने खेत को बढ़िया से समतल करके जुताई कर लेते हैं। और उर्वर जो प्रबंधन की बात हम करते हैं तो इसमें जो है उर्वर प्रबंधन भी काफ़ी कम होता है। लगभग प्रति हेक्टेयर 90 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन लगता है, 35 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम जो है पोटाश की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम श्री पद्धति जो हमारी धान उत्पादन की तकनीकी है, इसमें ज़्यादातर हम जैविक विधि से खेती कराते हैं या सड़ी हुई गोबर की खाद या ढैंचा लगाने के बाद करते हैं, तो बहुत ही गुणवत्ता युक्त बेहतर पैदावार होती है। और पानी भर के पाटा लगाकर एकदम पूरा जो है पानी इतना भरते हैं कि कीचड़ केवल रहे आपके खेत में। और अगर अच्छा रहे कि हम मार्कर से पहले चिन्ह लगा दें 25 गुणे 25 पर और उसमें रोपाई करते चले जाएं, तो इस तरीके से आसानी रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी हम रोपाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से किसान भाई अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर उत्पादन होता है। और इसमें सिंचाई बहुत हल्की होती है। इसमें जहाँ तक खरपतवार प्रबंधन की बात है तो इसमें कोई केमिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। कोना वीडर का प्रयोग हम करते हैं। हर 10 दिन पर जो है रोपाई के 10 दिन के बाद हम कोना वीडर से जो है उसकी जो है हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं, ताकि मिट्टी में जो है भुरभुरी हो जाए और वायु का अच्छे से उसमें संचार हो। अच्छे से संचार होने पर पौध के जड़ का विकास अच्छे से होगा और पौधा बहुत ही स्वस्थ होगा और उत्पादन आपका लगभग 15 से लेकर 30% बढ़ जाती है। गुणवत्तायुक्त पैदावार होती है और किसान भाई इसमें जो है लागत भी कम हो जाती है। तो खासकर मार्जिनल किसानों के लिए बहुत ही उन्नत तकनीकी है श्री पद्धति। ऐसे में अगर किसान भाई इस तकनीकी को अपनाते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज़्यादा पैदावार लेकर के लाभ ले सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है अलपुरा जिला बाड़मेर से बाके लाल जी ने। आप गाय की गिर नस्ल की पहचान और पालन पर जानकारी चाहते हैं, तो बाके लाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों को जो बात का ध्यान रखना चाहिए उसमें मुख्य तौर पे यह है कि डेयरी इकाई में गीर गायों से डेयरी संचालित चल रही है कि इसका जो जन्म स्थान है वो गुजरात के गीरवन, जामनगर, काठियावाड़ का एरिया है। गिर नस्ल की गाय का पालन जो किसान करना चाहते हैं वे इसे खरीदते समय ठगी के शिकार होने से बचने के लिए जरूरी है कि इसकी सही पहचान करके ही खरीदें, जो इस प्रकार से है। इस गीर की जो मुख्य पहचान है, इसका जो माथा है चौड़ा है, इसका कलर एकदम टेन कलर है और अपने राजस्थान की जलवायु में काफ़ी उपयुक्त है। इसमें यहाँ पर किसी प्रकार का रोग होने की जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। गिर नस्ल की गाय एकदम सेंसिटिव तरह की गाय रहती है। यदि इस गाय को रोज़ खुरारा किया जाए तो जो पशुपालक होता है पालने वाला उसको अच्छी तरह से ये पहचान सकती है। इस गिर गाय का जो मुख्य पहचान है, इसका जो माथा है वो एकदम चौड़ा रहेगा और इसके सींग होते हैं थोड़े बड़े आकार के सींग होते हैं। दूसरा, इसका जो कान होते हैं वो एकदम फोल्ड नुमा होता है, पत्ती की तरह लटकते हुए और एकदम फोल्ड होता है। सींग के जस्ट नीचे कान लपटे रहते हैं। गिर गाय मुख्य तौर से जो उसका दूध उत्पादन है 12 से 14 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन हो जाता है और इसके दूध में जो वसा प्रतिशत है वो 4 से 5% के बीच में इसमें वसा पाई जाती है। गिर गाय का दूध काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है और इस गाय का दूध इजीली पच जाता है। गिर नस्ल की गाय से अधिक दूध का उत्पादन लेने के लिए पशुपालक इसकी आवास और आहार व्यवस्था किस प्रकार की रखे, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। गर्मी के तौर पे मुख्य तौर से इनको छायादार स्थान पे रखना चाहिए और एकदम हवा का आवागमन अच्छा होना चाहिए और नीचे इनके बांधने की जगह है वो एकदम सूखी होनी चाहिए और इनको दिन में 2 बार सुबह शाम स्वच्छ पानी गायों को पिलाने के लिए देना चाहिए। संतुलित जो आहार आता है बाटा इनके खिलाने का वो बाटा देना चाहिए ताकि इसके 24 घंटे में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है वो उस बाटे से मिल जाती है। बाटे का अनुपात इसके उत्पादन के आधार पर निर्भर करता है। इनके जीवन निर्वाह के लिए 1 से 1.5 किलो बाटा प्रतिदिन देना चाहिए और जो गाय दूध दे रही है उसको दूध का 1 किलो दूध पे 400 ग्राम बाटे के हिसाब से बाटा देना चाहिए ताकि पशु को 24 घंटे में जो भी एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी के अनुपात में उसको पोषक तत्व मिल सके। इससे पशु तंदुरुस्त होता है और उत्पादन भी अच्छा देता है। इलाज से बेहतर बचाव होता है। यदि पशुपालक थोड़ी सी सावधानी रखे और जरूरी उपायों को अपनाएं तो वे अपने पशुओं को बाह्य परजीवियों और रोगों से काफी हद तक बचा सकते हैं। तो पशुपालक अपने स्तर पर पशु में होने वाली समस्याओं से कैसे बचाए, इस बारे में जानते हैं। गिर गाय में जो स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हैं इसको जो मुख्य बातों का जो ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि गिर गाय इस गाय का 1 साल में 4 बार इसमें डीवर्मिंग दवा एल्बेंडाजोल से पेट में अंतः परजीवी को ख़त्म करने के लिए एल्बेंडाजोल दवा पिला देनी चाहिए। और इसके बाद इसके एक्टोपैरासाइट जो होता है, जैसे ही वातावरण में नमी होती है तो एक्टोपैरासाइट का जुए हैं, चिचड़ी है, इनका प्रकोप रहता है। तो उसके कंट्रोल के लिए एक तो पशु औषधालय में वहाँ पे ब्यूटॉक्स नाम की दवा आती है, उस ब्यूटॉक्स का 1 लीटर पानी लें और उसमें 3 ml ब्यूटॉक्स दवा मिला लें और उसका अच्छी तरह से पशु के शरीर पे मालिश कर दें। जहाँ पे चिचड़े और जुए हैं वहाँ पे इसका मालिश कर दें और वो चिचड़े और जुए से भी खत्म हो जाती है। इसके बाद गर्मी में जो मुख्य तौर से देखा जाता है तो सरकार के द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। तो इस समय इनका जो मुख्य तौर से BQ और FMD के टीके लगवा रहे हैं, तो वो टीके समय पे लगवा लिया तो आगे बारिश के समय इसमें रोग की संभावना कम रहती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बाजरे की अधिक उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। किसान खेती के साथ मछली पालन करके कमा सकते हैं अच्छी आय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18 annadatarajasthan@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।